Good morning, dear students. Myself Mahesh Punia. I am here to teach you physics. According to NCERT in 9th standard, there are 5 chapters. The very first chapter according to your syllabus is motion. ओके, सो मोशन जो है बेटा एक्चुअली एक काइनेमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है. तो उससे पहले हम थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय काइनेमेटिक्स. Kinematics is a branch of classical mechanics. Kinematics is a branch of classical mechanics in which we deals with the motion of an object. Kinematics is a branch of classical mechanics in which we deals with the motion of an object without knowing a cause of motion. It means kinematics जो है बेटा एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन हम उसके मोशन के रीजन को नहीं जानेंगे. लाइक जैसे फोर्स को नहीं जानेंगे अपन. सपोज करके एक आपका कोई पार्टिकल है, अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये मोशन में आएगा, और मोशन में आएगा तो हमें सिर्फ इसका बारे में स्टडी करना है. फोर्स क्यों मोशन कर रहा है उसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है. तो दैट ब्रांच ऑफ पर्टिकुलर फिजिक्स ऑफ नोन एज काइनेमेटिक्स. ओके, सो काइनेमेटिक्स के अंदर जो आता है वो मोशन आता है. क्या आता है बेटा? क्योंकि काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन में मैंने बोला कि काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट without knowing its cause or reason. Okay, so the first of all we should know the definition of motion, or what kind of particles are said to be in motion or not. So motion of a particle, if a particle changes its position with respect to surrounding, then the particle is said to be in motion. अगर आपका कोई पार्टिकल है वो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, अगर आपका पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पे, मान लो कि ये यहाँ इस लोकेशन पे था, कुछ टाइम बाद t बाद ये अपना लोकेशन चेंज कर लेता है, मान लो x इक्वल टू x पे पहुंच गया, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 था, t टाइम बाद ये पार्टिकल a जो था ये अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे ये पार्टिकल किसमें है? मोशन में है. सो सिंपली द मोशन इज डिफाइंड इफ अ पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन द पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन. अच्छा, मोशन जो है बेटा किसी पार्टिकल का, तो मोशन से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स है जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. द वेरी फर्स्ट टर्म ऑफ मोशन इज टाइप ऑफ मोशन. उतना ज्यादा डिटेल में है नहीं, बट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ. 11th में जब आप लोग आओगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे. मोशन जो है बेटा, देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन. पहला जो मोशन है बेटा वो रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन. द सेकंड पार्ट ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन. The third part is combined translatory plus rotational motion. The very first motion, translatory motion, and in this particular chapter we will discuss only about translatory motion. See, translatory motion को अगर मैं एग्जांपल से बात करूं कि अगर आपका कोई कार है, वो यहाँ से कार जो मोशन करेगा वो कैसा मोशन करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, सिर्फ ऐसे ही जाएगा. अच्छा, रोटेशन मोशन की बात करता हूँ तो अगर आपका जो फैन है बेटा, आपका जो फैन है, सपोज करिए ये फैन है ना, तो ये फैन जो है वो अपनी एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस क्या करता है? रोटेट करता है ना. तो ये कैसा मोशन है बेटा? ये फैन का जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन होगा, है ना. और थर्ड वन की बात करूँ तो अगर आपका जो बोल रहा चाह रहा कि बेटा आपका जो कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तो अगर आपका कोई व्हील है तो वो व्हील बेटा आगे भी जाता है और घूमता भी है ना. व्हील जो होता है वो घूमता भी है और आगे भी जाता है. तो व्हील का जो मोशन होता है वो कैसा होता है बेटा? कंबाइंड फॉर्म होता है किसका? ट्रांसलेटरी और रोटेशनल का. तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ मोशन. द वेरी फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, एंड कंबाइंड ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन. इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेटरी मोशन ओनली. So in translatory motion there are different terms which we have to study before going to the chapter. Okay, the very first term is position of an object. Position of an object.
The second term is distance of an object. The third one is displacement. The fourth one is speed or average speed. The fifth one is velocity oblique average velocity. The next one is acceleration or retardation. Retardation also known as deceleration. Okay, so these are the basic terms which we have to study in this particular chapter. The very first is position of an object, distance of an object, distance traveled by on an object, the displacement of an object, speed or average speed, velocity and average velocity, and acceleration. The very first term which we are going to study, that is position of an object. पोजीशन, सपोज कर कि आपका ये लोकेशन है, सपोज दिस इज जयपुर और दिस इज कोटा. सपोज if initially I'm standing over here at t equal to 0, at t equal to 0, it means initially आपका कोई ऑब्जेक्ट है या आपका कोई पर्सन है, सपोज कर ए पर्सन है, वो आपका t equal to 0 पे इनिशियली वो जयपुर में है, तो उसका पोजीशन क्या हो गया बेटा, जयपुर हो गया. मान लो कि t equal to 4 hours, कि वो 4 घंटे बाद वो जो बंदा है वो ट्रेवल करके या मोशन में वो कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है कोटा. ठीक है, सेम बंदा ही. तो ये आपका पोजीशन जो था t equal to 0 पे, उसका पोजीशन जो था, और हम पोजीशन को किसे बेटा t यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और x जो है उस पार्टिकल की पोजीशन को बताएगा. तो x इस t equal to 0 पे x क्या है बेटा, जयपुर उसका पोजीशन है. अच्छा, मैं बात करता हूं कि t equal to 4 hour पे उसका पोजीशन x क्या हो गया बेटा, कोटा हो गया. इट मींस ये आपका पोजीशन वेक्टर, आपका पोजीशन जो है किसी टाइम इंटरवल पे, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपका पार्टिकल जो है किस लोकेशन में है, दैट इज नोन एज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सिंपली द सेकेंड टर्म जो आपका है वो है बेटा डिस्टेंस. सेकेंड टर्म क्या आपका, डिस्टेंस है ना. तो सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस. डिस्टेंस जो है बेटा वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइन एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, इट इज डिफाइन एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ बाय विच पार्टिकल इज गोइंग इन अ मोशन. सी, अगर आपका पार्टिकल जो है वो जयपुर से कोटा जाता है, ठीक है, अगर जयपुर से कोटा जा रहा है तो उसके डिफरेंट पाथ हो सकते हैं. मान लो ये जयपुर है, ये आपका कोटा है, ठीक है. आपका पार्टिकल जो है एक सीधा इधर से गया है, मान लो वेरी फर्स्ट वे. दूसरा रास्ता है कि वो इधर से होते हुए इधर जा रहा है, तो ये दूसरा रास्ता है. अब आपसे बोला गया कि डिस्टेंस जो है बेटा वो क्या है, कि डिस्टेंस उस पाथ की टोटल लंबाई है, उस पाथ की टोटल लेंथ है जिसके थ्रू पार्टिकल ट्रेवर्स कर रहा है. ट्रेवर्स का मतलब जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है. कि आपको सपोज करके आपका एक ऑब्जेक्ट ए है, वो जयपुर से कोटा एक पाथ 1 के अकॉर्डिंग ट्रेवल कर रहा है, और सेकंड वाला है जो जयपुर से कोटा पाथ 2 के अलोंग ट्रेवल कर रहा है. तो वी नो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल सेकंड इज मोर देन पार्टिकल 1. So distance, it is defined as the total length of path by which particle is going to traverse. ठीक है, जिस पाथ के अलोंग आपका पार्टिकल मूव कर रहा है उस पाथ की टोटल लंबाई को क्या बोलते हैं, टोटल लेंथ को बोलेंगे हम डिस्टेंस. अच्छा सर, डिस्टेंस जो है वो उसकी यूनिट क्या होगी, कैसी क्वांटिटी है. तो डिस्टेंस को बेटा हम मेजर कर सकते हैं. हमारे पास डिस्टेंस बोले तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं, हम मीटर भी यूज कर सकते हैं, हम किलोमीटर भी यूज कर सकते हैं, और हम माइल्स भी यूज करते हैं. बट अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बेटा फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. कौन है, SI यूनिट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, SI यूनिट्स. SI का मतलब है बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट फिक्स किए गए हैं. लाइक जैसे मैं बात करूं कि डिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो मीटर है. डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है बेटा, मीटर है. जैसे मास की SI यूनिट क्या है बेटा, kg है ना. मास की SI यूनिट kg है. टाइम की SI यूनिट क्या है बेटा, तो टाइम की SI यूनिट है वो सेकंड है ना. फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो हम क्या किसमें कंसीडर करेंगे, सेकंड में. लेकिन हम टाइम को सेकंड में भी कंसीडर कर सकते हैं, मिनट में भी और आवर में भी. बट दैट डिपेंड्स ऑन अस. सी, सपोज करके अगर आपका कोई बंदा बोले कि सर मेरे को डिस्टेंस मेजर करनी है, वो
आपको जयपुर से कोटा का मेजर करना है, तो जयपुर से कोटा का डिस्टेंस बेटा हो सकता है कोई सेंटीमीटर में मेजर करे, हो सकता है कोई मीटर में मेजर करे, हो सकता है कोई किलोमीटर पर, लेकिन मोस्ट कन्वीनियंट स्केल कौन सा है? किलोमीटर वाला, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो हम वो स्केल यूज करेंगे जो इजी टू मेजरमेंट हो। क्या हो? इजी टू मेजरमेंट। इफ आई एम गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर chalk stick, then I will use सेंटीमीटर स्केल। I will use सेंटीमीटर स्केल, क्योंकि हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसी के करस्पॉन्डिंग हम स्केल लेते हैं एक्यूरेसी के लिए। किसके लिए? एक्यूरेसी के लिए। तो हमारा जो डिस्टेंस है बेटा वो किस में मेजर कर सकते हैं हम? सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में, है ना। अच्छा सर, ये तो हमारे इसकी यूनिट हुई, किसकी? डिस्टेंस की यूनिट। सर हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकता है? तो डिस्टेंस जो आपका बेटा वो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो तभी पॉसिबल है जब आपका पार्टिकल ने कोई मोशन किया ही नहीं। जीरो डिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब मोशन हुआ ही नहीं हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं मोशन में हूं तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करेगा ही। अच्छा, बात करते हैं सर, हमारे फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो दो टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर और, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं स्केलर और वेक्टर का। स्केलर और वेक्टर। सी, हमारे पास दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। एक टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे, द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट रिक्वायर द डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड ओनली। सी, इफ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, देन सम ऑफ दैट them required magnitude only to represent them and some required magnitude as well as direction also. So the physical quantity which do require only magnitude to represent them known as scalar quantity. See, I'm going to repeat. Scalar quantities are the quantities which do require only magnitude to represent them known as scalar quantity, like a mass. स्केलर क्वांटिटीज की बात करता हूं तो मैं मास बोल सकता हूं, मैं उनको डिस्टेंस बोल सकता हूं, है ना। और बहुत सारे स्केल जैसे टाइम है ना। तो ऐसे सो मेनी मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर ओवर देयर व्हिच आर स्केलर। सी, वेक्टर क्वांटिटीज मींस द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डू रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डू रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर में कौन कौन आता है बेटा? जैसे वेट आता है, फोर्स आता है ना। वेट है, फोर्स है, वेट और फोर्स सिमिलर थिंग है। वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। ये सब क्वांटिटीज कैसी है बेटा? ये सब क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटीज। तो मेरा स्केलर और वेक्टर बताने का मतलब ये था कि बेटा आपको थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के हो सकते हैं, वेक्टर एज वेल एज स्केलर। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली टू रिप्रेजेंट इट नोन एज स्केलर क्वांटिटी, एंड द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डू रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। तो हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। डिस्टेंस बेटा आपका टोटल पाथ की लेंथ है, तो डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे हम? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी बेटा? ये स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। स्केलर क्वांटिटी मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती ना। डिस्टेंस, अगर पार्टिकल कोई मोशन में है तो इट मींस इट विल ट्रेवल एटलीस्ट सम डिस्टेंस। ओके, अच्छा, डिस्टेंस के बारे में बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो थर्ड पॉइंट अपना है बेटा डिस्प्लेसमेंट। कौन है? डिस्प्लेसमेंट। See, by an example, see Kota to Jaipur. Suppose there are three paths. The very first path is like this, the another path is this one, and the third path which is like this. Okay. See, if I'm asking you that if I'm going to ask you that what will be the distance from Jaipur to Kota, then you will ask me, sir, by what path? By what path? It means the distance depends on path, but displacement does not depend on path. Doesn't depend on path.
इट मीन्स आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोटा से जयपुर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था, उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, तो आप बोलोगे कि सर पाथ 1 की करस्पॉन्डिंग उसने लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया, आफ्टर दैट सेकंड एंड द मोस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अलोंग पाथ नंबर 3। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा वो बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट इट इज डिफाइंड एज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। It is defined as the final position minus initial position. See, final position minus initial position is defined as displacement. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट बेटा जो है वो ये है कि आपका फाइनल पोजीशन क्या है और उसका इनिशियल पोजीशन क्या था। तो फाइनल पोजीशन मान लो कि ये x इक्वल्स टू मान लो कि 0 किलोमीटर है, जो मैं इसको रेफरेंस ले लेता हूं, और मान लो कि यहां से यहां जो है ये मान लो कि 300 किलोमीटर है, ठीक है, पाथ 1 के अलोंग। अच्छा, पाथ 2 के अलोंग मान लो कि 500 किलोमीटर है, और पाथ 3 के अकॉर्डिंग मान लो 800 किलोमीटर है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो आप सिंपल टर्म्स में बोल सकते हो कि सीधा डिस्टेंस जो है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन जो है वो 300 किलोमीटर है, कहां से, कोटा से जयपुर का डिस्टेंस 300 किलोमीटर। तो सीधा डिस्टेंस जो होगा डायरेक्ट, जो आपको पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आपको डायरेक्ट मिला देना है, और उसके बीच का जो लेंथ होगा दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको सीधा दूरी, सिंपल, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि कोटा से जयपुर का जो डिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा पाथ पे, बट डिस्प्लेसमेंट नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसको भी हम किस में मेजर करेंगे, सेंटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। अच्छा, बात करते हैं सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है, कि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है 9th स्टैंडर्ड के बेसिस पे, डिफरेंशिएट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। आपको मैं बाइफर्केशन दिखाता हूं डिस्टेंस और डिफरेंशिएट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये कैसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी, तो ये वेक्टर है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। अच्छा, वेक्टर है, इट मींस ये जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, अगर मान लो कि ये मेरा कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो आप बोलोगे ए से कोई ऑब्जेक्ट बी पे जाता है और एक ए से बी पे आता है। अगर मैं एक और रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं, कैसा है, रेफरेंस, तो ए से अगर कोई सी पे जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, मतलब टूवर्ड्स राइट होगी डायरेक्शन। जबकि ए से बी पे कोई आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टू बैकवर्ड होगी या टूवर्ड्स रिवर्स होगी। तो मतलब ए से ये आगे गया तो डायरेक्शन दिखाना पड़ा कि मान लो कि ए से 10 किलोमीटर पे सी पॉइंट है और ए से 10 किलोमीटर पे बी पॉइंट है, ठीक है। अब ए से एक पार्टिकल बी पे गया और ए से एक पार्टिकल, सेम पार्टिकल सी पे गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ पार्टिकल्स इज सेम 10 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ पार्टिकल्स इज डिफरेंट, बिकॉज द फर्स्ट पार्टिकल हु इज गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी, दैट इज द डायरेक्शन इज ए टू सी, whereas the direction vector of other displacement vector of other particle which is going to travel from A to B is towards left direction, or we can say in the backward direction from A to B 10 kilometers, whereas in case of first A to C 10 kilometers in forward direction. Okay, so the differentiate between distance and displacement. See, distance is scalar quantity whereas displacement is vector quantity. Distance depends on path, but displacement does not depends on its path. Displacement does not depends on its path. The unit of distance is meter and displacement also meter. See, I'm going to consider a simple example by which I will explain the major difference between distance and displacement. See, if a particle which is in motion along a circular track, like this, and the radius, suppose the radius of circular track is r, so you have to calculate if a particle starts from here along this circular path and reach finally that initial point, so what will be the distance,
एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो आपने बोला कि जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल मोशन में है उस पाथ की टोटल लेंथ। अच्छा टोटल लेंथ बोले तो बेटा यहां से यहां बोले तो पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया ना। अच्छा अगर मान लो बेटा आपको पेरीमीटर नहीं पता, सर्कल अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं इसको सर्कल को कंसिडर ना करके मैं स्क्वायर ले लूं या रेक्टेंगल ले लूं तो आपको इजी हो जाएगा ना। सपोज आई एम गोइंग टू कंसिडर अ रेक्टेंगुलर ट्रैक. Okay, see A and B are the dimensions of rectangular track. Suppose a particle starts from this particular point A, B, C and D. एक पार्टिकल है वो मोशन में है, पहले A से B जाता है, B से C आता है, C से D आता है और D से वापस इनिशियली पोजीशन A पे आ जाता है. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस A से B को ऐड करो, B से C को ऐड करो, C से D को ऐड करो, D से A को ऐड करो, मतलब जो टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो आ जाएगी B प्लस A प्लस B प्लस A प्लस B प्लस A, B प्लस A. इट मींस आप बोलोगे सर ट्वाइस ऑफ A प्लस B क्या हो गया? जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर का वही क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया. वही क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया. अच्छा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो क्या था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. Sir, in this particular case, final position is at A and initial position is also at A. So it means of the final position minus initial position, so we will get displacement is 0. अगर बेटा किसी ने इस पार्टिकल को A पे देखा हो और कुछ टाइम बाद वापस अब A जो है वो A से B गया, C और D और वापस A पे आ गया, तो उस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि A तो इनिशियल जहां था वहीं अभी भी है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया. डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया. सपोज करके मैं एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करूं कि आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो. कैसा हो? स्ट्रेट लाइन मोशन हो कि A से B तक. स्ट्रेट लाइन मोशन को बेटा सिंपली ऐसा डिफाइन किया जाता था, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके, आपका पार्टिकल A से B गया, A से B गया, मान लो कि 5 मीटर है, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस आप बोलोगे सर 5 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है. कहां से? A टू B है. 5 मीटर कहां है? A टू B है. तो इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? सेम हो गया. जबकि इस केस में आपका डिस्टेंस नॉन जीरो है बट डिस्प्लेसमेंट 0 है. इन दोनों का कंक्लूजन ये होता है कि बेटा आपका डिस्टेंस, इफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन, सो डिस्टेंस can't be 0 whereas displacement may or may not be 0. Whereas displacement may or may not be 0. It means आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट का वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट के. सिंपल, आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Distance can't be 0 whereas displacement may or may not be 0. It depends on path of motion. See, distance जो है always बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से. अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, distance is equal to displacement, it means the motion of an particle is along straight line path. सी, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा. अगर मान लो कि आपका क्लोज लूप में मोशन हो रहा है, तो डिस्टेंस नॉन जीरो होगा, वेयरएज डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना. तो ये सब बेसिक आइडिया था बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. अच्छा, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मोशन जो है बेटा उसको भी मैंने, अगर आपके सिलेबस की बात करें तो उसको 2 टाइप से बाइफरकेट किया है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion का बेटा अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म इट मींस एक समान गति. इफ आई एम गोइंग टू a particle which is going to travel from A to B. A particle is said to be in uniform motion if it travels. A particle is said to be in uniform motion if it travels same distance during same interval of time. Same distance during same interval of time is known as uniform motion. अगर मैं बात करता हूं कि A से आपके इस पार्ट को मैंने A से सपोज करिए x और y.
इस पाथ को मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ए से एक्स और एक्स से वाई और वाई से बी। अगर मैं बात करता हूं कि ए से एक्स का डिस्टेंस है वो सेम है किससे, एक्स से वाई का, और वो डिस्टेंस है किससे, वाई से बी का। और अगर मान लो t1 और t2 और t3 टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड बी ए टू एक्स एंड एक्स टू वाई एंड वाई टू बी, अगर ये t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t3 हो जाए, कि मतलब जितना टाइम इसको ए से एक्स में लगा, और ये मान लो कि ये d1 है और ये d2 है और ये d3 है, तो अगर d1 equals to d2 equals to d3, it means a particle is said to be in uniform motion if it travels same distance in same interval of time is known as uniform motion, is known as uniform motion. अच्छा, the other type of motion is non-uniform motion, which is non-uniform motion. It means जो uniform नहीं है तो वो कैसा होगा बेटा, non-uniform motion होगा. Simply, a particle is said to be in non-uniform motion. A particle is said to be in non-uniform motion if it travels non-uniform motion. Suppose same example, A to point X, Y and point B. See, D1, D2 and D3, time taken T1, T2 and T3. A particle is said to be in non-uniform motion if it travels different distance in same interval of time, or we can say it takes a different time to travel same distance. See, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर D1 equals to D2 equals to D3 है और T1 नॉट इक्वल्स टू T2 नॉट इक्वल्स टू T3 है, तो ये बेटा किसका एग्जांपल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3 है तो D1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू D2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू D3। सिंपल सी बात करें, हमारा जो कार का मोशन होता है, हम कार राइड करते हैं, बाइसिकल में राइड करते हैं या बाइक राइड करते हैं, तो हमारा मोशन कैसा होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं, हम कार को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पहला जो स्पीड होगा, कि मान लो पहले 100 मीटर्स में हमें टाइम लगा, सपोज कर कि 10 सेकेंड्स, नेक्स्ट 100 मीटर्स में हमें क्या टाइम लगेगा, 2 सेकेंड्स, और अच्छी स्पीड हो गई तो उसके बाद हमें नेक्स्ट 100 मीटर में क्या लगेगा, 1 सेकेंड ओनली ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So basically, uniform or non-uniform motion, we had discussed about distance and displacement also. The next topic, which is speed and average speed. Speed and average speed. Speed or average speed. See, speed and average speed it is also a scalar quantity. The speed or average speed is defined as the ratio of total distance to total time. Total distance to total time. सपोज कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेक्टेंगुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। रेक्टेंगुलर पाथ का जो विड्थ है वो कितना है बेटा, लेंथ सपोज कर 5 मीटर है और विड्थ जो है वो 2 मीटर है। ओके, ये पार्टिकल यहां से यहां जाता है ऐसा, और इस पाथ के अलोंग एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करता है। तो आप बोलोगे सर इसका जो स्पीड जो होगा, या एवरेज जो स्पीड होगा, क्या होगा, एवरेज जो स्पीड होगा, हम जनरली उसको स्पीड से बोल देते हैं, है ना, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स ना। स्पीड एक्चुअल में कुछ नहीं होता, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, बट आपके सिलेबस में स्पीड को ही एवरेज स्पीड बोला गया है, स्पीड को ही एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस तो मैंने बोला कि पाथ की टोटल लेंथ, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये 2 है तो ये भी 2 है। अगर आपका पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे घूम के वापस यहां आता है, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 5 + 2 7, 7 + 5 12 + 2 14 मीटर, है ना। और आपका जो टाइम सपोज करके उसको टाइम लगा 7 सेकेंड्स, टाइम कितना लगा 7 सेकेंड्स सपोज, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, उसका स्पीड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। सी, मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड और एवरेज
मीटर पर सेकंड, हो सकता है कि आपको मिले मीटर पर मिनट मिले, हो सकता है कि आपको किलोमीटर पर आवर मिले, है ना। बट हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि मीटर पर सेकंड इज द यूनिवर्सल यूनिट ऑफ स्पीड और एवरेज स्पीड. Okay, so the average speed or average speed is a physical quantity. It is defined as the ratio of total distance to total time taken by the particle to recover or to cover that particular distance. Okay, the next topic which is average velocity, which is average velocity or average velocity, which is same. The next topic is velocity oblique average velocity. Velocity or average velocity, it is defined as the ratio of total displacement to total time. Total displacement to total time. Okay, total displacement, we know displacement is a vector quantity whereas time is a scalar quantity. So displacement or velocity is also vector quantity. बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और वेक्टर को अगर आप स्केलर से डिवाइड कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन तो एज इट इज रहेगा ना. तो आपका वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करेंगे हम? मीटर में. और टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकंड में. तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट तो ये एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा बेटा आपका, वो क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी रहेगी फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन. So this is known as average velocity. Okay, so in today's lecture we had discussed what is kinematics. Kinematics is a branch of physics in which we deals with the motion of an object. What is motion? A particle is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding. After that there are so many basic terms of which we will study in motion, like position, speed, distance, displacement, and average speed or velocity and average velocity. Okay, thank you.